कभी कभी हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला इंसान हमारा दुश्मन नहीं होता, वो वही होता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। सुबह के ठीक 8:15 अहमदाबाद शहर की सड़कें हमेशा की तरह लोगों की भागदौड़ से भरी हुई थी। हर किसी को कहीं पहुंचना था, हर किसी के पास कोई न कोई वजह थी जल्दी में होने की। लेकिन उन हजारों चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो हमेशा मुस्कुराता था। आरव, उम्र लगभग 29 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, अच्छी सैलरी, अपना घर, प्यार करने वाले माता पिता, दोस्त और एक ऐसी आदत जो शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। उसे लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा हो जाता था। अगर कोई मदद मांग ले तो वो मना नहीं कर पाता। अगर किसी का दिल दुख जाए तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती। उसका मानना था दुनिया में हर इंसान अंदर से अच्छा होता है, बस परिस्थितियां उसे बदल देती है। और शायद यही सोच उसकी जिंदगी की सबसे महंगी गलती बनने वाली थी। ऑफिस पहुंचते ही एचआर ने पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। गाइस, आज हमारी टीम में एक नया मेंबर ज्वाइन कर रहा है। दरवाजा खुला। एक लंबा, आत्मविश्वास से भरा हुआ लड़का अंदर आया। सफेद शर्ट, हल्की मुस्कान, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। हाय एवरीवन, आई एम कबीर। उसने सबसे हाथ मिलाया। जब वो आरव के पास आया तो मुस्कुराकर बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सब कहते हैं अगर किसी से कुछ सीखना हो तो आरव से सीखो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। वेलकम टू द टीम। बस यहीं से कहानी शुरू हुई। अगले कुछ हफ्तों में कबीर ऑफिस का सबसे पसंदीदा इंसान बन गया। हर किसी की हेल्प करना, सबके लिए कॉफी ले आना, मैनेजर की तारीफ करना, ऑफिस बॉय से भी रिस्पेक्ट से बात करना। ऐसा लगता था जैसे उससे अच्छा इंसान पूरी कंपनी में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक अजीब बात थी, वो सबसे मिलता था, लेकिन सबसे ज्यादा समय आरव के साथ बिताता था। लंच साथ, मीटिंग साथ, लेट नाइट प्रोजेक्ट साथ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन लंच करते हुए कबीर ने पूछा, यार, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? आरव हंस पड़ा। अच्छा होना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। कबीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। उस दिन आरव को लगा उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया। समय बीतता गया। अब कबीर सिर्फ कोलीग नहीं था, वो फैमिली जैसा बन चुका था। वीकेंड ट्रिप्स, लेट नाइट कॉल्स, फैमिली फंक्शंस, हर जगह कबीर मौजूद रहता। आरव की मां भी अक्सर कहती थी, बेटा, आजकल कबीर नहीं दिख रहा। और आरव हंसकर कहता, मां, वो अब दोस्त नहीं, घर का सदस्य है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ बदलने लगता है, और अक्सर उस पल पर कोई ध्यान नहीं देता। एक सोमवार की सुबह कंपनी में एक बहुत बड़ा क्लाइंट प्रेजेंटेशन था। पूरी प्रेजेंटेशन आरव ने तैयार की थी। पिछले 10 दिनों से वो देर रात तक ऑफिस में रुककर उस पर काम कर रहा था। मीटिंग शुरू हुई। मैनेजर ने कहा, ग्रेट वर्क कबीर। आरव मुस्कुराया। उसे लगा मैनेजर शायद टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल मैनेजर ने प्रोजेक्ट की हर स्लाइड के लिए सिर्फ कबीर की तारीफ करनी शुरू कर दी। एक्सलेंट एनालिसिस, फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी, दिस इज ब्रिलियंट। आरव चुप बैठा रहा। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। सब बाहर निकल गए। कॉरिडोर में कबीर उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, यार, तुम्हारे बिना यह पॉसिबल नहीं था। आरव ने भी मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, टीम का क्रेडिट टीम का ही होता है। कबीर ने सिर्फ इतना कहा, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उस रात आरव घर पहुंचा। थोड़ी देर के लिए उसके मन में एक सवाल आया,
मैनेजर को पता क्यों नहीं था कि प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा दिया शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और बात वही खत्म हो गई, या शायद उसे लगा कि खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद ऑफिस की पैंट्री में दो लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। जैसे ही आरव अंदर आया, दोनों अचानक चुप हो गए। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कॉफी बनाई और वापस अपनी डेस्क पर आ गया। लेकिन पूरे दिन उसे एक अजीब सा एहसास होता रहा, जैसे कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को कबीर उसके कैबिन में आया। हाथ में 2 कॉफी थी। एक कप उसने आरव की तरफ बढ़ाया। एवरीथिंग ओके? हाँ। क्यों? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, यार, एक बात कहूं? हाँ, बोल। देख, मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुझसे कहूं, लेकिन मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए बता रहा हूं। आरव अब पूरी तरह उसकी तरफ देखने लगा। कबीर ने गहरी सांस ली। ऑफिस में कुछ लोग कह रहे हैं कि तू पहले जैसा फोकस नहीं रहा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। कौन लोग? कबीर तुरंत बोला, नाम छोड़ना। लोग तो बोलते रहते हैं। मैंने तो उनकी बात वही रोक दी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है। उसने कॉफी खत्म की, कंधे पर हाथ रखा और बाहर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद आरव ने पहली बार लैपटॉप खोलने के बजाय खुद को देखना शुरू किया। क्या सच में मैं बदल गया हूं? उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने दोस्त की बात पर भरोसा करना चाहिए या अपने पिछले 5 साल के काम पर। उसे नहीं पता था कि अभी अभी उसके दिमाग में एक ऐसा बीज बो दिया गया है जो आने वाले महीनों में उसका पूरा आत्मविश्वास खा जाएगा। और सबसे डरावनी बात, वो बीज किसी दुश्मन ने नहीं, उस इंसान ने बोया था जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मान चुका था। लेकिन क्या कबीर सच में उसकी मदद करना चाहता था, या ये सिर्फ एक खेल की शुरुआत थी? जॉर्ज साइमन अपनी किताब इन शीप्स क्लोथिंग में लिखते हैं कि असली मैनिपुलेटर कभी शुरुआत में आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। पहले वो आपका भरोसा जीतता है, फिर आपकी सोच में एक छोटा सा संदेह डालता है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर शक करने लगे, उस दिन उसे कंट्रोल करना सबसे आसान हो जाता है। और आरव अभी इस खेल का पहला मोहरा ही बना था। अगले कुछ दिनों तक आरव बार बार वही बात सोचता रहा, ऑफिस में लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचेंगे? लेकिन हर बार उसका जवाब कबीर ही देता, यार, लोगों की बातों को दिल पर मत लिया कर, तू बस अपना काम कर, मैं हूं ना तेरे साथ। ये सुनकर आरव को सुकून मिलता। उसे लगता सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो भी कबीर मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस आग को बुझाने का नाटक कबीर कर रहा था, उसकी पहली चिंगारी उसी ने लगाई थी। एक शुक्रवार की शाम पूरी टीम ऑफिस से निकल चुकी थी। सिर्फ आरव और कबीर बचे थे। दोनों अगले हफ्ते के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अचानक कबीर ने लैपटॉप बंद किया और बोला, यार, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? आरव मुस्कुराया, पूछ। तू हर किसी पर इतना जल्दी ट्रस्ट कैसे कर लेता है? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर पहले से ही हर इंसान पर शक करूंगा तो रिश्ते कैसे बनेंगे? कबीर हल्का सा मुस्कुराया, यही बात मुझे तेरी सबसे अच्छी लगती है। फिर उसने बात बदल दी। लेकिन उस रात कबीर ने सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा था, उसने आरव की सबसे बड़ी कमजोरी जान ली थी। कुछ दिनों बाद कंपनी में प्रमोशन की चर्चा शुरू हुई। पूरी टीम जानती थी इस बार सबसे मजबूत दावेदार आरव ही था। 5 साल की मेहनत, बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्लाइंट्स का भरोसा, सब कुछ उसके पक्ष में था।
लेकिन प्रमोशन अनाउंसमेंट से ठीक 2 दिन पहले मैनेजर ने अचानक प्रोजेक्ट की पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव परेशान था। यार, ऐसा अचानक क्यों हुआ? कबीर ने धीरे से कहा। शायद मैनेजर को लगा होगा कि तेरा अप्रोच थोड़ा रिस्की है, लेकिन उन्होंने मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं। वो सीधे नहीं बोलते। मैंने बस महसूस किया। बस एक लाइन। मैंने बस महसूस किया। कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, लेकिन आरव का कॉन्फिडेंस फिर थोड़ा और कम हो गया। अब एक अजीब पैटर्न बनने लगा। हर बार जब भी कोई अच्छी चीज होने वाली होती, कबीर उसके कान में एक छोटी सी बात डाल देता। यार, मुझे नहीं लगता मैनेजर तुझसे खुश है। क्लाइंट ने तेरे बारे में कुछ कहा था। बाकी टीम भी शायद तुझे एरोगेंट समझने लगी है। हर बार जब आरव पूछता, किसने कहा, कबीर मुस्कुराकर जवाब देता, नाम छोड़ना, मैं ड्रामा नहीं चाहता। और बात वही खत्म हो जाती। लेकिन आरव के दिमाग में नहीं। वहां वो बातें दिनों तक घूमती रहती। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। पहले जो मीटिंग में खुलकर बोलता था, अब बोलने से पहले 10 बार सोचता। पहले जो नए आइडियाज देता था, अब दूसरों की तरफ देखने लगा। पहले जो हर डिसीजन कॉन्फिडेंस से लेता था, अब हर डिसीजन से पहले कबीर से पूछता, यार, तुझे क्या लगता है? और हर बार कबीर बड़ी शांति से जवाब देता, मैं होता तो ऐसा नहीं करता। या देख, फाइनल डिसीजन तेरा है। लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान आरव का फैसला बदलने के लिए काफी होती। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में रिया, जो एचआर टीम में थी, आरव के पास आई। आरव, सब ठीक है? हाँ। क्यों? बस, पहले तुम बहुत डिफरेंट थे। कैसे? पहले तुम खुद डिसीजन लेते थे, अब हर बात पर कबीर की तरफ देखते हो। आरव हल्का सा हंस पड़ा। अरे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना बोली, बस अपना ध्यान रखना, और चली गई। उस शाम आरव ने ये बात कबीर को बताई। कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा। रिया, हां यार, मुझे लगा था वो ऐसा ही कुछ करेगी। मतलब? कुछ नहीं, बोलना। कबीर ने गहरी सांस ली। देख, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन रिया को शायद हमारी फ्रेंडशिप पसंद नहीं है। आरव चौंक गया। क्या? छोड़ना। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मेरे बारे में भी अजीब बातें कर रही थी। फिर उसने तुरंत बात खत्म कर दी। एनीवेज, इग्नोर करते हैं। उस रात आरव ने पहली बार रिया पर शक किया। उसने सोचा, शायद सच में उसे हमारी दोस्ती पसंद नहीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कबीर ने बिना किसी सबूत के 2 लोगों के बीच विश्वास की पहली दीवार खड़ी कर दी थी। और यही हिडन मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप होता है। मैनिपुलेटर कभी सीधे नहीं कहता, उस इंसान पर भरोसा मत करो। वो बस एक छोटा सा शक छोड़ देता है, बाकी काम आपका दिमाग खुद कर देता है। दिन गुजरते गए। अब आरव का सोशल सर्कल भी छोटा होने लगा। लंच सिर्फ कबीर के साथ, कॉफी सिर्फ कबीर के साथ, मीटिंग्स के बाद डिस्कशन सिर्फ कबीर के साथ। धीरे धीरे बाकी लोग उससे दूर होने लगे। लेकिन आरव को लगता था, दुनिया बदल गई है। असलियत ये थी, दुनिया नहीं बदली थी। उसकी दुनिया सीमित कर दी गई थी, और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। फिर वो दिन आया जिसका उसे 5 साल से इंतजार था। प्रमोशन लिस्ट कंपनी के पोर्टल पर अपलोड हुई। पूरी टीम स्क्रीन के सामने खड़ी थी। आरव ने कांपते हाथों से लिस्ट खोली। उसकी आंखें अपना नाम ढूंढने लगी।
पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। और फिर उसने सबसे ऊपर लिखा हुआ नाम देखा, कबीर मल्होत्रा, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। कुछ सेकंड के लिए आरव की सांस जैसे रुक गई। पूरे ऑफिस में तालियां बज रही थी। लोग कबीर को बधाई दे रहे थे। कबीर भीड़ से निकलकर सीधे आरव के पास आया। उसने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, यार, बिलीव मी, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। आरव मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसी पल उसने भीड़ के बीच एक चेहरा देखा, रिया। वो दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं, चिंता थी, जैसे वो बहुत पहले से कुछ जानती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। और पहली बार आरव के मन में एक सवाल उठा, क्या मैं सच में गलत लोगों पर भरोसा कर रहा हूं? उसे अभी जवाब नहीं मिला था, लेकिन सच अब ज्यादा दिनों तक छिपने वाला नहीं था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पहली बार आरव को अपनी ही याददाश्त, अपने ही फैसलों और अपने ही सच पर शक करने के लिए मजबूर कर देगी। उसे नहीं पता था कि मैनिपुलेटर का अगला हथियार झूठ नहीं, उसकी अपनी रियलिटी होने वाली थी। प्रमोशन वाले दिन के बाद आरव पहली बार देर रात तक ऑफिस में बैठा रहा। पूरा फ्लोर खाली हो चुका था। वो बार बार अपने लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में बदल गया हूं या मुझे बदल दिया गया है? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, कबीर भाई, नीचे पार्किंग में हूं, चल कॉफी पीते हैं। दोनों एक सुनसान कैफे में बैठे थे। कुछ मिनट तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। फिर कबीर ने धीरे से कहा, यार, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आरव ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, कोई बात नहीं, शायद मैं डिजर्व नहीं करता था। कबीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा, यही प्रॉब्लम है तेरी। मतलब तू बहुत इमोशनल है। प्रमोशन सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, लोगों को हैंडल करना भी आना चाहिए। आरव चुप हो गया। उसे पहली बार लगा शायद सच में उससे कहीं गलती हुई है, लेकिन कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे यही जवाब सुनना था। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। वो पहले से ज्यादा देर तक काम करता, हर ईमेल 3-3 बार पढ़ता, हर प्रेजेंटेशन कबीर को दिखाकर पूछता, सब ठीक है ना? और हर बार कबीर कोई ना कोई छोटी सी कमी निकाल देता। स्लाइड 7 थोड़ा वीक है, वॉइस में कॉन्फिडेंस कम था, क्लाइंट शायद इंप्रेस्ड नहीं हुआ होगा। ध्यान देने वाली बात यह थी, कभी कोई बड़ी गलती नहीं, बस इतनी छोटी छोटी बातें कि आरव को लगे मैं अच्छा हूं, लेकिन अभी भी काफी नहीं। यही मैनिपुलेटर का खेल था। वो आपको पूरी तरह नहीं तोड़ता, बस इतना कमजोर करता है कि आप हमेशा उसकी अप्रूवल ढूंढते रहें। एक सोमवार की सुबह कंपनी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट ऑफिस आने वाला था। इस बार प्रेजेंटेशन आरव और कबीर दोनों को मिलकर देनी थी। रात भर जागकर आरव ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की। हर स्लाइड, हर नंबर, हर डिटेल उसे जुबानी याद थी। मीटिंग शुरू हुई। प्रेजेंटेशन शानदार जा रही थी। तभी क्लाइंट ने एक सवाल पूछा। आरव ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में कबीर ने बात काट दी। एक्चुअली, लेट मी एक्सप्लेन। उसने वही बात लगभग वही शब्दों में दोहरा दी और पूरा कॉन्फ्रेंस रूम उसकी तरफ देखने लगा। मीटिंग खत्म हुई। क्लाइंट खुश था, मैनेजर खुश था, सब बाहर निकल गए, लेकिन आरव के अंदर कुछ टूट गया था। कॉरिडोर में उसने कबीर से पूछा, तूने बीच में बात क्यों काटी? कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने? हाँ,
आरव, तू ठीक है ना? मतलब, क्लाइंट ने खुद मुझे पूछा था। नहीं, उसने मुझे पूछा था। कबीर हल्का सा हंसा। भाई, शायद तू स्ट्रेस में है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। लेकिन मैंने साफ देखा था। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, तुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से तू बहुत ओवरथिंक करने लगा है। और वो वहां से चला गया। उस रात आरव घर पहुंचा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने बार बार उस मीटिंग को याद करने की कोशिश की। क्या सच में क्लाइंट ने कबीर को ही सवाल पूछा था? जितना वो सोचता, उतना कंफ्यूज होता जाता। सुबह उठते ही उसने मीटिंग रिकॉर्डिंग्स देखने की सोची, लेकिन कंपनी पॉलिसी के कारण उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग सेव ही नहीं हुई थी। अब उसके पास सिर्फ अपनी यादें थी, और उन यादों पर भी उसे भरोसा नहीं रहा। 2 दिन बाद वो पैंट्री में कॉफी बना रहा था। तभी पीछे से 2 एम्प्लॉइज की आवाज आई। यार, पहले आरव कितना कॉन्फिडेंट था। हां, अब तो हर बात पर डाउट करता है। आरव ने पलट कर देखा। दोनों तुरंत चुप हो गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में सब लोग उसके बारे में यही सोचते थे, या ये भी सिर्फ उसका वहम था? उसी शाम रिया फिर उसके पास आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, एक सवाल पूछूं? आरव ने सिर हिलाया। तुम्हें याद है, प्रमोशन से पहले तुम कैसे थे? हां। और अब? आरव कुछ नहीं बोला। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हर 5 मिनट में खुद को गलत साबित करने की कोशिश क्यों करते हो? यह सुनकर आरव जैसे अंदर तक हिल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ रिया पहली इंसान थी जिसने उससे उसकी परफॉर्मेंस नहीं, उसकी मानसिक हालत के बारे में पूछा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, पीछे से कबीर की आवाज आई, अरे, तुम दोनों यहां हो? रिया तुरंत चुप हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा, टेक केयर आरव, और वहां से चली गई। कबीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, रिया से थोड़ा डिस्टेंस रखा कर। क्यों? यार, मुझे लगता है वो तुम्हारे दिमाग में बेवजह बातें भर रही है। फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे भी कंफ्यूज्ड इंसान को कंफ्यूज करना सबसे आसान होता है। कबीर ये बात मजाक में कहकर हंस पड़ा, लेकिन आरव के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा यह सिर्फ मजाक नहीं था, ये शायद एक इशारा था। उस रात आरव ने घर पहुंचकर अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें 5 साल पहले लिखा एक वाक्य था, अगर कभी मुझे खुद पर शक होने लगे तो मैं दूसरों की नहीं, अपने पुराने वर्जन की बात सुनूंगा। उसने कई पुराने पेजेस पढ़े। हर पेज पर एक अलग आरव था, कॉन्फिडेंट, खुश, निर्णय लेने वाला, हंसने वाला। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, मैं ऐसा कब बन गया? कमरे में खामोशी थी, लेकिन यही वो पल था जब पहली बार आरव ने खुद को दोष देना बंद किया और सवाल पूछना शुरू किया, अगर प्रॉब्लम मुझ में नहीं है तो फिर है कहां? उसे जवाब अभी भी नहीं मिला था, लेकिन उसने पहली बार सही सवाल पूछ लिया था। और जॉर्ज साइमन कहते हैं, मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत तब तक रहती है जब तक विक्टिम को यह विश्वास रहता है कि गलती उसी की है। जिस दिन इंसान ये सवाल पूछना शुरू कर देता है, क्या कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, उसी दिन मैनिपुलेटर की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन कबीर अभी हारने वाला नहीं था, क्योंकि उसका अगला कदम आरव की नौकरी नहीं, उसकी सबसे कीमती चीज पर हमला करने वाला था। उसका परिवार और उसके रिश्ते।
रात के लगभग 9:30 बजे थे। आरव बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय का कप, लेकिन चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। पिछले कुछ महीनों में उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन गलत क्या था, ये अभी भी धुंधला था। तभी उसके फोन पर मां का कॉल आया। बेटा, इस रविवार घर आ रहे हो ना? आरव मुस्कुराया। हाँ मां, इस बार पूरा दिन आपके साथ रहूंगा। मां खुश हो गई। बहुत दिनों बाद कॉल कट गया। आरव ने कैलेंडर खोला, रविवार को फैमिली के नाम ब्लॉक कर दिया। शायद कई महीनों बाद उसे अपने लोगों के बीच सुकून मिलने वाला था। लेकिन अगले ही दिन ऑफिस पहुंचते ही कबीर उसके कैबिन में आ गया। चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। यार, प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? क्लाइंट ने इमरजेंसी मीटिंग रख दी है। संडे। आरव ने कैलेंडर देखा, लेकिन संडे तो हॉलिडे है। हाँ, लेकिन अगर हम नहीं गए तो प्रोजेक्ट किसी और टीम को चला जाएगा। आरव कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर उसने मां को मैसेज किया। सॉरी मां, इस रविवार भी नहीं आ पाऊंगा। उधर से सिर्फ एक रिप्लाई आया, कोई बात नहीं बेटा, काम पहले। लेकिन उस मैसेज के बाद जो 3 डॉट दिखाई दिए, वो कुछ सेकंड तक ब्लिंक करते रहे, जैसे मां कुछ लिखना चाहती थी। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा। आरव ने फोन बंद कर दिया। रविवार आ गया। सुबह 8 बजे आरव ऑफिस पहुंचा। पूरा फ्लोर खाली था, लाइट्स भी आधी बंद थी। वो सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कबीर को कॉल किया। भाई, तू कहाँ है? कबीर ने हैरानी से पूछा। कहाँ? ऑफिस। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कबीर बोला, आरव, मीटिंग तो अगले संडे है। आरव का दिल जैसे रुक गया। क्या? हाँ यार, मैंने कैलेंडर इनवाइट भी भेजा था। तू शायद डेट गलत देख बैठा। कॉल कट गया। आरव कुछ मिनट तक खाली कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा रहा। उसने कैलेंडर खोला। इनवाइट सच में अगले संडे का था, लेकिन उसे साफ याद था, कबीर ने खुद कहा था, मीटिंग इस संडे है। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सच में गलत सुना था? वही सवाल जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसी शाम मां का फिर कॉल आया। बेटा, सब ठीक है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मां ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, काम इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बार मां की आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कॉल कटने के बाद आरव देर तक फोन को देखता रहा। एक मीटिंग जो हुई नहीं, उससे उसका पूरा रविवार छिन गया था। अगले दिन रिया ने उसे कैफेटेरिया में बुलाया। इस बार उसने सीधे पूछा, आरव, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूं? उसने अपना लैपटॉप खोला। उसमें पिछले 3 महीनों के ऑफिस ईमेल्स थे। रिया ने एक एक करके मेल खोले। हर बार जहां भी मैनेजर ने आरव को क्रेडिट दिया था। कुछ देर बाद उसी टॉपिक पर कबीर का फॉलोअप मेल मौजूद था, जिसमें वो वही आइडिया थोड़े अलग शब्दों में अपने नाम से दोबारा भेज देता था। आरव की आंखें फैल गई। ये, रिया ने धीरे से कहा, मैं पिछले कई हफ्तों से ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए था। आरव कुछ नहीं बोल पाया। फिर रिया ने एक और मेल खोला। उसमें मैनेजर ने लिखा था, आरव, एक्सीलेंट वर्क। लेकिन रिप्लाई चेन में कबीर ने लिखा था, थैंक्स सर, आरव एंड आई वर्क टुगेदर ऑन दिस। रिया ने पूछा, नोटिस किया? आरव ने सिर हिलाया। क्या? मैनेजर ने सिर्फ तुम्हें क्रेडिट दिया था, लेकिन कबीर ने खुद को उस क्रेडिट का हिस्सा बना दिया। आरव के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार लगा, यह सब एक्सीडेंट नहीं था, यह पैटर्न था। उस रात
आरव घर नहीं गया। वो सीधा पुराने कैफे में पहुंचा जहां वो और कबीर पहली बार मिले थे। उसी कॉर्नर टेबल पर बैठकर उसने पिछले 1 साल की हर घटना याद करनी शुरू की। प्रेजेंटेशन, प्रमोशन, रिया के बारे में शक, मैनेजर की बातें, संडे मीटिंग, सब कुछ एक एक सीन जैसे दिमाग में वापस चलने लगा। और अचानक उसे एक बात समझ आई। हर बार इंफॉर्मेशन सिर्फ कबीर के जरिए आई थी। कभी उसने खुद वेरीफाई नहीं किया, कभी उसने किसी और से पूछा नहीं, कभी उसने अपने अनुभव पर भरोसा नहीं किया। उसने सिर्फ कबीर की बात को सच मान लिया। और यही उसकी सबसे बड़ी हार हुई थी। उसी समय उसके फोन पर कबीर का मैसेज आया। वेयर आर यू ब्रो? आरव ने पहली बार मैसेज पढ़कर रिप्लाई नहीं किया। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, एवरीथिंग ओके? फिर तीसरा, डोंट इग्नोर मी। फिर चौथा, आई एम वरीड अबाउट यू। आरव फोन को देखता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ, पिछले 1 साल में जब भी उसने थोड़ा डिस्टेंस बनाया, कबीर अचानक बहुत केयरिंग बन जाता था। जब भी आरव सवाल पूछने लगता, कबीर उसे कंसर्न दिखाने लगता। जॉर्ज साइमन ने किताब में इसे एक नाम दिया है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, यानी चिंता का दिखावा, ताकि सामने वाला फिर से आप पर नहीं, आप उसके ऊपर भरोसा करने लगे। मैनिपुलेटर जानता है, अगर आप उससे दूर होने लगे तो आपको वापस खींचने का सबसे आसान तरीका है, मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं। और आरव अब पहली बार उस फिक्र के पीछे छिपे डर को देख पा रहा था। डर कि कहीं उसका शिकार उसके हाथ से निकल न जाए। अगली सुबह आरव ऑफिस पहुंचा। कबीर हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसके पास आया। भाई, कल कहाँ गायब हो गया था? पहले वाला आरव शायद तुरंत सफाई देता, लेकिन आज उसने सिर्फ इतना कहा, बस थोड़ा काम था। कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। शायद उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। पहली बार आरव ने खुद को एक्सप्लेन नहीं किया। और यही मैनिपुलेटर के लिए सबसे खतरनाक संकेत था, क्योंकि जिस दिन विक्टिम सफाई देना बंद कर देता है, उसी दिन कंट्रोल की दीवार में पहली दरार पड़ जाती है। लेकिन कबीर अभी अपना आखिरी दाव खेलने वाला था। एक ऐसा दाव जिससे या तो आरव हमेशा के लिए टूट जाता, या फिर उसी पल दोबारा जन्म लेता। और उसी मोड़ पर आरव की जिंदगी में आने वाली थी एक किताब जिसका नाम था इन शीप्स क्लोथिंग। उसे अभी नहीं पता था कि उस किताब का पहला चैप्टर उसकी पूरी जिंदगी का आईना बनने वाला है। अगले दिन ऑफिस जाने का मन नहीं था। कई महीनों बाद आरव ने पहली बार सिक लीव ले ली। वो बिना किसी मंजिल के शहर की सड़कों पर चलता रहा। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर कबीर सच में मुझे मैनिपुलेट कर रहा था तो मैं इतने महीनों तक समझ क्यों नहीं पाया? उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? चलते चलते उसकी नजर सड़क के किनारे बनी एक पुरानी बुक स्टोर पर पड़ी। शायद पहली बार वो बिना किसी वजह के अंदर चला गया। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, किताबों की खुशबू और एक बुजुर्ग दुकानदार जो चुपचाप किताबें सजा रहे थे। आरव यूं ही साइकोलॉजी वाले सेक्शन तक पहुंचा। तभी उसकी नजर एक किताब पर जाकर रुक गई, इन शीप्स क्लोथिंग अ जॉर्ज साइमन। उसे लगा जैसे किताब उसे देख रही हो। उसने किताब उठाई, पहला पन्ना खोला और पहली ही लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया। सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर वो नहीं होता जो आपको डराता है, बल्कि वो होता है जो आपको अपनी ही समझ पर शक करना सिखा देता है। आरव कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे कोई उसकी कहानी पढ़कर लिख गया हो। उसने किताब खरीदी,
और पास के एक शांत कैफे में जाकर बैठ गया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, वैसे वैसे पिछले 1 साल के सीन उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह चलने लगे। प्रेजेंटेशन, प्रमोशन, रिया, संडे मीटिंग, हर सीन अब नए मीनिंग के साथ सामने आ रहा था। और फिर उसे किताब में एक लाइन मिली जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। मैनिपुलेटर की ताकत आपके झूठ पर विश्वास करने में नहीं, बल्कि आपके सच को साबित करने की कोशिश में छिपी होती है। आरव अचानक रुक गया। उसने सोचा, मैं पिछले 1 साल से क्या कर रहा था? हर बार जब कबीर कोई बात कहता, मैं खुद को सही साबित करने में लग जाता। मैंने कभी उससे सवाल ही नहीं पूछा। मैंने कभी एविडेंस नहीं मांगा। मैंने कभी ये नहीं कहा, प्रूफ। यही उसे पहली बार एहसास हुआ। मैनिपुलेशन की शुरुआत कबीर ने नहीं की थी। उसकी शुरुआत हुई थी उस दिन जब उसने बिना सोचे हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि गलती उसी की थी, गलती कबीर की थी, लेकिन उस गलती को बढ़ने देने की कीमत आरव चुका रहा था। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आज वो जल्दी जवाब नहीं दे रहा था, जल्दी बिलीव नहीं कर रहा था, और सबसे जरूरी, आज वो ऑब्जर्व कर रहा था। कबीर फिर हमेशा की तरह उसके कैबिन में आया। भाई, सुना है क्लाइंट तेरे काम से हैप्पी नहीं है। पहले वाला आरव शायद घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने शांत होकर पूछा, किस क्लाइंट ने? कबीर थोड़ा रुका। मतलब? वही, नाम, ईमेल, मीटिंग कब हुई थी? कबीर पहली बार बिना जवाब के खड़ा था। कुछ सेकंड बाद उसने हंसते हुए कहा, यार, इतना सीरियस क्यों हो गया? आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस कंफर्म कर रहा था। इतना कहकर वो वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। कबीर पहली बार बिना कुछ बोले बाहर चला गया। उस दिन आरव ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। कबीर ने कहा, मैनेजर तुम्हें बुला रहे हैं। पहले की तरह तुरंत जाने के बजाय आरव ने मैनेजर को खुद मैसेज कर दिया। रिप्लाई आया, नो आरव, आई डिडंट कॉल यू। उसका दिल धड़कने लगा। अब उसे किसी किताब की जरूरत नहीं थी। सच उसकी आंखों के सामने था। धीरे धीरे उसने हर बात वेरीफाई करनी शुरू कर दी। कोई बात सुनी तो सोर्स पूछा, कोई रूमर सुना तो कंफर्मेशन लिया, कोई एडवाइस मिली तो खुद सोचा। और जितना वो ऐसा करता गया, उतना ही कबीर बेचैन होने लगा, क्योंकि मैनिपुलेटर को सबसे ज्यादा डर सवाल पूछने वाले इंसान से लगता है। एक शाम कबीर खुद उसके पास आया। सब ठीक है ना? हां, आजकल तू पहले जैसा नहीं रहा। आरव मुस्कुराया, शायद, या फिर अब मैं पहले जैसा बन रहा हूं। कबीर पहली बार उसकी आंखों में देख नहीं पाया। जॉर्ज साइमन किताब में लिखते हैं, मैनिपुलेटर से जीतने का मतलब उसे हराना नहीं, बल्कि उसके खेल में खेलना बंद कर देना है। यही आरव की सबसे बड़ी जीत थी। उसने कबीर से बहस नहीं की। उसने उसे एक्सपोज करने के लिए चिल्लाया नहीं। उसने बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ उसके हर हथियार को बेअसर कर दिया। अब कोई भी बात एविडेंस के बिना सच नहीं बनती थी। अब कोई भी आरोप बिना सवाल के स्वीकार नहीं होता था। अब कोई भी गिल्ट बिना वजह दिल तक नहीं पहुंचता था। और पहली बार कई महीनों बाद आरव ने आईने में खुद को देखा तो उसे वही पुराना इंसान दिखाई दिया, कॉन्फिडेंट, शांत और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करने वाला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक मैनिपुलेटर
जब महसूस करता है कि उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो वो अक्सर अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलता है। और कबीर भी अब वही करने वाला था। लेकिन इस बार सामने वो पुराना आरव नहीं था जो हर बात पर माफी मांग ले। इस बार सामने एक ऐसा इंसान था जिसने सीख लिया था कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। और हम सिर्फ कबीर का अंत नहीं देखेंगे, हम सीखेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में भी कोई कबीर, तो उससे बचने का सही तरीका क्या है। क्योंकि मैनिपुलेटर को पहचान लेना आधी जीत है, बाकी आधी जीत अपनी सीमाएं तय करने में होती है। करीब 1 साल पहले यही बिल्डिंग उसे सपनों की तरह लगती थी। आज वो उसी बिल्डिंग को देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। क्योंकि आज उसे पता था कि सच क्या है। ऑफिस के अंदर हर दिन की तरह हलचल थी। लोग अपने अपने सिस्टम ऑन कर रहे थे। तभी कबीर हाथ में कॉफी लिए मुस्कुराता हुआ आरव के पास आया। भाई, कल तूने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आरव ने बिना ऊपर देखे कहा। हां, बिजी था। कबीर हल्का सा हंसा। आजकल बहुत बदल गया है तू। पहले यहीं से आरव सफाई देना शुरू कर देता, लेकिन आज वो सिर्फ मुस्कुराया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई डर नहीं। कबीर कुछ सेकंड वही खड़ा रहा, फिर बोला, सब ठीक तो है ना। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, हां, अब सब ठीक है। इतना कहकर वो अपनी सीट से उठा और मीटिंग रूम की तरफ चल दिया। कबीर वहीं खड़ा रह गया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो महीनों से कंट्रोल कर रहा था, वो अब उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका है। उस दिन की बोर्ड मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। पूरी मैनेजमेंट मौजूद थी। डिस्कशन के दौरान कबीर ने हमेशा की तरह आरव की बात बीच में काटने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव चुप नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, 1 मिनट कबीर। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने आगे कहा, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो। बस इतनी सी बात। कोई चिल्लाना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन यही पहली बाउंड्री थी जो उसने अपने लिए बनाई थी। मीटिंग खत्म हुई। मैनेजर ने पहली बार पूरे प्रोजेक्ट का क्रेडिट सार्वजनिक रूप से आरव को दिया। कबीर मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। शाम को कबीर खुद आरव के कैबिन में आया। दरवाजा बंद किया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने कहा, तुझे क्या हो गया है? आरव शांत था। कुछ नहीं, पहले तू ऐसा नहीं था। सही कह रहे हो, पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं हर बात पर बिलीव कर लेता था, हर बात पर एक्सप्लेन करता था, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन अब नहीं। कबीर ने बात बदलने की कोशिश की। यार, तू मुझे गलत समझ रहा है। आरव मुस्कुराया। हो सकता है, लेकिन अब मैं किसी की बात मानने से पहले उसे वेरीफाई जरूर करूंगा। पहली बार कबीर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैनिपुलेटर झूठ से नहीं, अंधे विश्वास से जीतता है। और जब विश्वास सवाल पूछना सीख जाए, तो मैनिपुलेशन खत्म होने लगता है। कुछ हफ्तों बाद कबीर ने दूसरी टीम ज्वाइन कर ली। किसी ने नहीं पूछा क्यों, किसी ने कोई ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि असली मैनिपुलेटर्स अक्सर बिना शोर किए अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। और यही जॉर्ज साइमन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। मैनिपुलेटर को बदलना आपका काम नहीं है। अगर आप पूरी जिंदगी उसे समझाने में लगा देंगे, तो सबसे पहले
आप खुद टूटेंगे। आपका काम है उसे पहचानना और अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना। कुछ महीनों बाद आरव फिर उसी कैफे में बैठा था जहां उसने पहली बार इन शीप्स क्लोथिंग पढ़ी थी। लेकिन इस बार उसके हाथ में वही किताब नहीं थी। उसके हाथ में एक डायरी थी। उसने पहले पन्ने पर लिखा, मैंने सीखा। फिर एक एक करके वो बातें लिखनी शुरू की। मैंने सीखा कि हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं होता। मैंने सीखा कि जो इंसान बार बार आपको कंफ्यूज करे वो शायद आपकी मदद नहीं, आपका कंट्रोल चाहता है। मैंने सीखा कि हर बार माफी मांगना अच्छे इंसान की निशानी नहीं, कई बार ये कमजोर बाउंड्रीज की निशानी होती है। मैंने सीखा कि अगर किसी रिलेशनशिप में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम शायद आपकी नहीं, उस रिलेशनशिप की है। और सबसे बड़ी बात, मैंने सीखा कि नो कहना रिश्ता तोड़ना नहीं होता, खुद को बचाना होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में भी कोई कबीर, तो जॉर्ज साइमन की इस पूरी किताब का सार इन 5 बातों में समझ लीजिए। पहली बात, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई इंसान बार बार आपको कंफ्यूज्ड, गिल्टी या इमोशनली थका हुआ महसूस कराता है तो उस फीलिंग को हल्के में मत लीजिए। दूसरी बात, हर बात वेरीफाई कीजिए। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप उसकी बात पर भरोसा करें। समझदार इंसान पहले एविडेंस देखता है। तीसरी बात, बाउंड्रीज बनाइए। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी नहीं, हर रिक्वेस्ट मानना जरूरी नहीं, हर रिश्ता निभाने के लिए खुद को खो देना बिल्कुल जरूरी नहीं। चौथी बात, मैनिपुलेटर से बहस मत कीजिए। वो बहस जीतने नहीं, आपको इमोशनली थकाने आता है। कई बार सबसे ताकतवर जवाब सिर्फ एक शांत ठीक है होता है और फिर दूरी बना लेना। और पांचवी सबसे जरूरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी सिंपैथी के बदले मत बेचिए। जो रिश्ता आपकी शांति छीन ले वो रिश्ता नहीं, एक कैद है। आज अगर आप इस कहानी के आरव में खुद को देख पा रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग ऐसे मैनिपुलेटर्स का शिकार बनते हैं जो कभी आवाज ऊंची नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे दूसरे इंसान की सोच, उसका आत्मविश्वास और उसकी पहचान तक छीन लेते हैं। लेकिन अब आपके पास वो ताकत है जो आरव के पास शुरुआत में नहीं थी, पहचानने की ताकत। क्योंकि जिस दिन आप भेड़ की खाल के अंदर छिपे भेड़िए को पहचान लेते हैं, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाती है। और अंत में, अगर आप सच में लोगों को पढ़ना सीखना चाहते हैं, मैनिपुलेशन को समझना चाहते हैं और अपने माइंड को इमोशनल कंट्रोल से बचाना चाहते हैं, तो जॉर्ज साइमन की किताब इन शीप्स क्लोथिंग जरूर पढ़िए। हो सकता है ये किताब किसी और को नहीं, आपको खुद से दोबारा मिलवा दे। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जाग गया। क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा जागने से होती है।